डेटा की बात कर रहे थे कि जो टेबुलेशन का फॉर्म है वो बेस्ट होता है। और इसके अलावा ग्राफ चार्ट उनके थ्रू चीजें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ जो देख रहे हो आप, यहाँ काफी सारे टेबल्स के नाम लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, देख लो। चार्ट्स डायग्राम है कुछ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइन डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। बस जो समझना है आपको वो ये समझना है। एक है स्कैटर या डॉट डायग्राम, इसको याद रखोगे। स्कैटर डायग्राम शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरिलेशन डायग्राम। तो क्या है, आगे हम ना कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे कोरिलेशन के। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो इस तरह भी मिल सकता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह का संबंध हो कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े सेम रेशियो में, एक घटे दूसरा भी घटे सेम रेशियो में, है ना। तो उस तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो वो परफेक्ट रिलेशनशिप माने जाते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक। वो क्या होते हैं, क्या सब कुछ है, अभी नहीं समझ में आएगा शॉर्ट में, क्योंकि आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखोगे कि स्कैटर या डॉट डायग्राम क्या दिखाता है, ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बस इतना याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसीलिए इसको कोरिलेशन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, कि दो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई भी चीज जो बदलती रहती है। ठीक। कि वो दो चीजें बदल तो रही हैं, और उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है बदलने में, है ना। जैसे ऐसा मान लो कि कल तक कि स्मृति है मान लो 2 घंटा पढ़ रही है ना। मान लो उसका स्कोर जो है क्लास में मान लो 60 मार्क्स आ रहा है ना, अगर 2 घंटा पढ़ाई कर रही है। कि कल को जब उसने ये पढ़ाई 4 घंटे कर दी, स्कोर आने लगा 120, मान लो पूरे मार्क्स आने लगे, है ना। तो ये परफेक्ट रिलेशन हो गया कि उधर 2 गुना हुआ, इधर भी 2 गुना हो गया, सेम डायरेक्शन में, कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो ये रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच का। तो फिलहाल इतना समझ लो, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको पूरा क्या है ये, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक ही है पूरा कि रिलेशनशिप क्या होता है। आगे चलिए। ये मैप डायग्राम समझ रहे हो, मैप दिखा दिया दुनिया का कि भाई यहाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा है, कुछ भी दिखाते हैं कई बार। आगे चलिए। यहाँ जितनी भी चीजें अब हैं वो सारी जरूरी है, यहाँ जो पढ़ेंगे उनको ध्यान से देखना आप। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। और दो चीजें करते हैं इसके अंदर, इन्वेंशन करते हैं और रिवैलिडेशन करते हैं। तो रिवैलिडेट करना चीजों को। तो इन्वेंशन क्या है कि आपने कोई नई चीज बना दी। और रिवैलिडेट करना क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो ठीक तो थी, लेकिन समय के साथ हमारी उनमें कह लो कि हमारा बिलीव, हमारी आस्था कम हो गई, है ना। तो उसके ऊपर दोबारा से स्टडी करना, जैसे आयुर्वेद है तो इस तरह की पत्ती है कि लोग भूल गए थे, दोबारा से काम चल रहा है पूरी दुनिया में। ठीक। तो आयुर्वेद में ज्यादातर जो काम होते हैं वैसे आज के डेट में, वो यही होते हैं रिवैलिडेट करने के, जितने रिसर्च आप देखोगे। कुछ सिनोनिम्स है इसके, अनुसंधान, गवेषण, अन्वेषण, पर्यवेक्षण, शोध। तो देख लेना ये गवेषण, पर्यवेक्षण, ये वाला पर्याय स्पेशली देख लेना, पूछ चुका है एक बार। एक टर्म आई सेरेंडिपिटी। तो पूछता है सेरेंडिपिटी क्या होती है। तो सेरेंडिपिटी होती है बाय चांस, कोई डिस्कवरी बाय चांस हो जाए। मतलब आप वो काम नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे कुछ और दुनिया में जितनी भी बड़ी डिस्कवरी हुई है ना, जैसे आप देख लो माइक्रोवेव कैसे बना, तो वो भी ऐसे ही बना था, अचानक से कुछ और कर रहे थे, है ना। जब देखा गया अच्छा माइक्रोवेव्स होती हैं, ऐसा हो जाता है, तो एक माइक्रोवेव बना दिया गया कि हार्मफुल भी नहीं है। तो ऐसे ही सेरेंडिपिटी, ये जो बहुत फेमस है, ये है किसकी खोज के साथ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज की थी, पेनिसिलिन। 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 ठीक है ना। तो पेनिसिलिन की खोज के साथ जुड़ी हुई है टर्म जो है, मतलब हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में जुड़ी हुई है। तो पेनिसिलिन की खोज ऐसे ही हुई थी कि काम किसी और बैक्टीरिया पे वो कर रहे थे, कुछ और देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ ये पेनिसिलिन बना होगा बाय प्रोडक्ट, तो इसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। तो उनको समझ में आया कि भाई इस जगह पे, इस सैंपल के अंदर ये बैक्टीरिया क्यों नहीं है, कि यहाँ पेनिसिलिन था, एक नया सब्सटेंस था ये, इसकी वजह से। तो वो समझ गए कि अच्छा ये बड़ा अच्छा काम करती है ड्रग जो है इन वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ऐसे खोज हुई पेनिसिलिन की। ठीक। किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लिख लो, यहाँ लिखा नहीं है उनका नाम, पेनिसिलिन और फ्लेमिंग। ठीक है। तो सेरेंडिपिटी बाय चांस होने वाली खोज है, एन एक्सीडेंटल फॉर्चूनेट डिस्कवरी described by James Orton, word coined by Horace Walpole।
तो जेम्स ऑर्टिन ने इसको डिस्क्राइब किया कि भाई ऐसे ऐसे करके होती है सेरेंडिपिटी। और ये वर्ड जो दिया सेरेंडिपिटी वो किसने दिया? होरेस वॉलपोल ने। याद कर लेना, ये सारी चीज जरूरी है। इसमें फिर एक और बात भी आती है कि लक फेवर्स दोज दे हु आर विद ट्रेन्ड माइंड्स। है ना, कि कोई ऐसे नहीं, कोई सड़क पे बैठा हुआ आदमी कोई खोज कर देगा, उसे पता ही नहीं कुछ भी। है ना, तो पहले कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, इसलिए आप वो कर पाए। नेक्स्ट देखोगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो बेटा एक होती है डेस्क्रिप्टिव, एक होती है ऑब्जर्वेशनल, एक देख रहे हो एनालिटिकल, इंटरवेंशनल। फिर एनिमल स्टडीज का नाम है, उसमें भी क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं सारी जो है, और क्वालिटेटिव भी होती हैं। तो क्या क्या है हल्का सा समझ लो, समझने वाला पार्ट है, रटने वाला नहीं है। तो डेस्क्रिप्टिव होती है बेटा कि आपने कोई कंडीशन डिस्क्राइब की, जैसे मान लो लोगों को विटिलिगो होता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक जो रिसर्च था मेरा, तो उसमें हम देखते थे कि शायद क्यों हुआ। तो कई लोग तो मिलते थे कि वही कोएमनस फिनोमेना जो हम बात करते हैं, कि हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा था, ये आदमी ये काम करता था, एक दिन इंजरी हुई और इस वजह से उसको ये दिक्कत हुई। ठीक है। और एक हुआ कि मान लो कोई खराब क्वालिटी की चप्पल इस्तेमाल करता है, खराब फिनोल की बनी हुई, कि वो पहनने से इन्फ्लेमेशन हुआ, पहले उसको ऐसा ऐसा होना शुरू हुआ समस्या, और बाद में ये चीज ऐसा हो गई। तो बात समझ में आ रही है? तो एक होती है डेस्क्रिप्टिव कि आप सिर्फ समस्या बता रहे हो कि ये कैसे 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 चीजें हुई। एक होती है ऑब्जर्वेशनल। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेस्क्रिप्टिव स्टडी ये भी इसी में आ जाती है। तो यहाँ मतलब डेस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन में खास अंतर नहीं है। डेस्क्रिप्शन में आप थोड़ा और कह दो कि विस्तार से बताते हो, अदरवाइज सेम ही होती है। और अच्छा, ये जरूरी बात है, ओनली रिपोर्टिंग। आप इसमें कुछ करते नहीं हो। जैसे मैं आगे ड्रग दे रहा था, तो उसमें ड्रग नहीं देते हो, आप सिर्फ समस्या बताते हो, ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। नेक्स्ट आती है एनालिटिकल, कि अब जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके आधार पे आपने एक एनालिसिस किया, कि आपने पता लगाया कि अच्छा भाई, तो फिनोल जो होते हैं खराब होते हैं, तो आपने आर्टिकल निकाल दिया कि भाई ये इस क्वालिटी का, इस ग्रेड से नीचे का फिनोल जो बेकार है उससे ये चीज हो जाती है। ठीक है ना, तो आपने एनालिसिस किया उसके ऊपर। एक है इंटरवेंशनल, कि आपको पता चल गया अच्छा भाई विटिलिगो हो जाता है इस तरह लोगों को, तो इसको ट्रीटमेंट क्या करें। तो आप ट्रीटमेंट पार्ट पे आ गए, कुछ मेडिसिन दी आपने, तो जहां पे आप कोई मेडिसिन डाल देते हो, यूज करने लगते हो, वो स्टडी हो जाती है इंटरवेंशनल स्टडीज। ठीक है, आपने कोई इंटरवेंशन कर दिया। नेक्स्ट है एनिमल स्टडीज। तो कोई भी स्टडी जब ह्यूमंस में की जाती है, तो उसके पहले वो जानवरों में टेस्ट करके देखी जाती है, कि हाँ उनमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। बल्कि आजकल तो जानवरों पे भी नहीं करते हैं, तो जानते ही होंगे कि उनकी भी अपनी संस्था हो गई है। और बहुत ज्यादा, मतलब इंसान मर जाए एक बार कोई बात नहीं है, जानवर को कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बड़े हल्ले हो जाता है, तो वहां भी नहीं करते अभी। तो अभी क्या हो गया, जो आप पीछे मॉडल पढ़ रहे थे ना, इन विट्रो इन विवो, तो इन विट्रो जो मॉडल थे, तो वो यही है। उसमें यही बात आई है कि एनिमल्स को भी कम से कम इंजरी या कुछ भी इस तरह का रिसर्च में उनको पार्टिसिपेट कराना ना करना पड़े, बिल्कुल मिनिमम हो। और वही हो जहाँ बिल्कुल लास्ट ऑप्शन यही हो कि भाई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, और वो चीज सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, तो वहां तो कर सकते हो। अदरवाइज उसके लिए भी कहा गया आप एनिमल मॉडल तैयार कर लो। है ना, कि आप जैसे जिस टिश्यू के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, वो टिश्यू बाहर जनरेट कर लो, उसके ऊपर स्टडी करो, वो बहुत महंगी स्टडीज होती हैं। ठीक है ना। तो याद रखोगे, तो एनिमल स्टडीज ये है प्री क्लिनिकल स्टडीज, उनको क्लिनिकल स्टडीज में नहीं काउंट करते, प्री क्लिनिकल के इंसानों के देने से पहले एक और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्राई कर रहे हैं हम लोग। दूसरा स्टडी दो टाइप की और है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी समझ में आ रहा होगा, मात्रा, तो डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट, एग्जांपल वेट, हाइट, एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट, एग्जांपल इंटेलिजेंस, स्किन कलर, और QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब क्या है? देखो, क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसको आप एग्जैक्ट नाप सकते हो, उसकी कोई यूनिट होती है। जैसे आपने किसी का वजन किया, तो आप कह सकते हो इस व्यक्ति का वजन जो है कि भाई 60 किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम है। या किसी की हाइट कितनी है कि भाई ये 6 फुट 2 इंच का है। ठीक है। तो इनकी यूनिट्स हैं, और आप इनको दशमलव में भी नाप सकते हो। जैसे मैंने कहा 60.5 किलो वजन है, या 15.5 किलो वजन है, कुछ भी कह सकते हो, 15 किलो 200 ग्राम जो भी हो। दूसरी होती है क्वालिटेटिव, जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है, और उनको आप दशमलव में भी नहीं बता सकते हो। जैसे स्किन कलर, कि हाँ भाई इनका रंग कैसा है, कि ये गोरे हैं, कितने गोरे हैं, कि 8 गोरे हैं, ये 6 गोरे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, गोरा मतलब गोरा कह दिया। बात समझ रहे हो? या फिर इंटेलिजेंस, ये बड़ा इंटेलिजेंट है कितना, ये 15 इंटेलिजेंट है। खैर हमने बना तो लिया इसके लिए भी। ठीक है, IQ आप पढ़ते हो, आगे चल के IQ देखते हो।
लेकिन मतलब बेसिकली अगर हम बात करें, गाँव का आदमी है मान लो, उसे बताना, वो तो नहीं जानता IQ, तो वो थोड़ी बात कर पाएगा इस तरह से कितना IQ है। वो तो ऐसे ही कहेगा ये बड़ा होशियार है ना, बड़ा बेवकूफ है। बेवकूफ कितना बड़ा, नहीं पता। आगे देखो, समझ में आ गया? क्वांटिटेटिव जिनको बता सकते हो एग्जैक्ट, और क्वालिटेटिव जिनको नहीं बता सकते उस तरह आप बस दिखा देते हैं कि हाँ देखो टीवी में वो 7 शेड दिखा दिए फेयर एंड लवली के, ऐसा ऐसा ऐसा, 1 हफ्ते का निखार, 10 हफ्तों का निखार, तो उस तरह दिखा देते हैं। ठीक, आगे देखो, एथिक्स। एथिक्स है कुछ बेटा, तो ये एथिक्स मेनली क्यों बने पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। रिसर्च एथिक्स क्यों बने मेनली, इसलिए बने कि पुराने समय में क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, खासकर वर्ल्ड वॉर 1 2 जब हुई, तो उस समय दोनों तरफ बहुत सारे कैदी बन गए, है ना, बहुत लोगों को पकड़ लिया गया। अभी देखा होगा यूक्रेन में और ये रशिया की वॉर चल रही थी, बहुत लोगों को पकड़ लिया था, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया ना, समझौते हुए कुछ। तो ऐसे लोगों को पकड़ लिया करते थे, और वो ये मानते थे कि अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरीके से हम जो चाहे वो इनके साथ कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे रिसर्च जो बिल्कुल एक्सट्रीम है, जिनको आप सोच ही नहीं सकते कभी कंडक्ट करने के लिए कि उनका क्या रिजल्ट होगा पता नहीं, तो वो रिसर्च इन लोगों के ऊपर की जाने लगी। ठीक है, जो वॉर विक्टिम होते थे, कहने का मतलब। तो देखा गया कि ये तो बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर समय के साथ ये डिक्लेरेशन बनाई गई, कुछ एथिक्स लाए गए कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आप ये स्टडीज नहीं कर सकते हो, या जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर ये स्टडीज नहीं कर सकते हो, तो वही देख लोगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की आई थी 1964 में। डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की क्या है इसमें? इट फॉलोज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, रिस्पेक्ट, बेनिफिशियंस एंड नॉन मेलिफिशियंस। तो ये चीजें जुड़ी होनी चाहिए, अगर ये चीज जुड़ी है तब तो आप वो रिसर्च करोगे, वरना नहीं करोगे। कह रहे एक तो जस्टिस की, ऐसा नहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, जो आप नॉर्मल ह्यूमन वैल्यूज में कहते हो ना, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ ना हो रहा हो, जस्टिस हो रहा हो उस व्यक्ति के साथ, रेस्पेक्ट हो रही है उसकी, तो इस तरह की स्टडी ना हो कि जहाँ उसे डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा हो, वो बेनिफिट के लिए जरूरी हो, मतलब जरूरी है ये चीज की, करना ही पड़ेगा, और नॉन मेलिफिशियंस प्लस, ऐसा नहीं कि फायदा हो रहा है तो कोई नुकसान कर दिया, कि नुकसान भी नहीं इसको कोई करनी चाहिए। तो इन शर्तों को पूरा करती हो तो तभी आप वो रिसर्च करोगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की 1964, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, टाइम भी याद रखना। अदर गाइडलाइंस इसी तरह, ICH GCP, इंडियन GCP गाइडलाइंस। तो ICH की फुल फॉर्म, मुस्कान ने क्वेश्चन लगाया होगा, अगर अगर पूरी गाइड लगा ली अब तक तो क्वेश्चन मिला होगा, मुस्कान क्या है ICH की फुल फॉर्म, यही क्वेश्चन मिला होगा। फिर अभी पूरी नहीं लगी मुझे, सेकंड पार्ट बचा है। नहीं लगाई, ठीक है, तो लिख लो ICH, लिखो इंटरनेशनल कॉन, इंटरनेशनल हाँ ऑफ इंटर, हार्मोनाइजेशन। ठीक है बेटा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मतलब सब एक रहे, मतलब सद्भाव बना रहे वाली बात जो करते हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, हार्मोनी कहते हैं ना, हार्मोनी बनी रहे वो। ये क्वेश्चन है आपकी गाइड के अंदर, वहां ऑप्शन दिए नहीं है शायद सारे, एक ही कोई ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने। मिलेगा आगे चल के, लगाओगे तो काफी आगे होगा, मिलेगा क्वेश्चन। तो खैर ये कुछ और गाइडलाइंस है, देख लेना। और GCP जो देख रहे हो, ये होती है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ये भी लिख लो, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आती है बेटा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये सबसे जरूरी पार्ट है रिसर्च का, देखा जाए तो। होता क्या है कि आप जब किसी पेशेंट को रिसर्च में लेते हो, कि मान लो कि आप अफ्रीका के आदिवासियों के पास गए, है ना, वहां जाके आप ये सेंटिनल्स मान लो इंडिया में, तो आप वहां गए स्टडी करने के लिए, आपने जाके बता दिया ओके आई एम टेकिंग इन दिस स्टडी, इन दिस स्टडी में बी यू आर डेड, हाँ, और सो प्लीज साइन, तो साइन करा लिए उससे, या उससे अंगूठा लगवा लिया। तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्या आपने जाके इंग्लिश में उसे सुना दिया पूरा, उसको समझ ही नहीं आया। अब वो कई बार इतने प्रभाव में लोग आ जाते हैं, जब कोई सामने सूट बूट पहने, टाइप पहने कोई व्यक्ति दिखाई देता है कि जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, लगा दो अंगूठा लगवा रहे थे। तो पहले ऐसा काम भी होता था कि लोग क्या करते थे कि उनको ना बताते नहीं थे ठीक से कि हम क्या करने वाले हैं और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब उनकी परमिशन ले ली तो मान जाया करते थे लोग। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, इसमें एक खासियत है कि पेशेंट की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जरूर लिखा होगा वहां क्या करने वाले हो। तो यही बस खास पॉइंट है, तो देख लो, साइन डॉक्यूमेंट बाय पेशेंट दैट ही इज अवेयर ऑफ ट्रीटमेंट।
ठीक है ना, कि वो सब कुछ जानता है। मस्ट हैव पेशेंट लैंग्वेज, ये जरूरी बात है, उसकी लैंग्वेज वहाँ होनी चाहिए। और ये भी पूछ लो कि पढ़ा लिखा है या नहीं है ना। ऐसा ना हो कि लिख के तो ले गए उसकी लैंग्वेज, कि गुजरात में हो गुजराती ले गए, अब फिर वो नहीं पढ़ पा रहा, फिर उसे कुछ कहानी सुना दी। तो फिर उसके साथ लोग होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेंगे, बताएंगे उसको क्या लिखा है। आगे देखिए, टू रिड्यूस एनिमल सफरिंग इन रिसर्च, कुछ रूल फॉलो करने हैं एनिमल्स को भी, कि सफरिंग ना हो। तो रिडक्शन, रिफाइनमेंट और रिप्लेसमेंट। एक तो रिडक्शन, कि भाई अगर स्टडी आप कर रहे हो मान लो 30 ऑब्जेक्ट के ऊपर, संख्या कम कर लो, आप 6 पे कर लो, 10 पे कर लो। एक तो ये रूल लेके आए कि कोशिश करनी है कम से कम पे रिसर्च करें। दूसरा रिफाइनमेंट, तो कह रहे हैं कि जो टेक्निक्स है एनिमल्स को उनकी हैंडलिंग की, उनको सुधारो, कि आपको लगता है कि कुछ कमियां हो जाती हैं, इससे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको दूर करो। और तीसरा है रिप्लेसमेंट, जो मैंने कहा कि एनिमल मॉडल बना लो ना, उनके ऊपर करो स्टडीज। आगे चलिए, आईईसी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं कि इनमें से कहाँ पे एनिमल रिसर्च की फैसिलिटीज अवेलेबल है, आयुर्वेद के किस सेंटर पे। तो बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जामनगर में क्योंकि हमने किया है, तो जामनगर में है। ये क्वेश्चन आ चुका है और जामनगर ऑप्शन है उसमें, तो वो लग जाता है, इसलिए वहां से गुजरात है ना, वहां पे है। नेक्स्ट देखोगे आईईसी। आईईसी क्या है? इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, आपने सारी चीजें रख तो दी सामने कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, लेकिन उसे कौन देखेगा कि ठीक हो रही है चीजें, नहीं हो रही हैं उस तरह से। तो उसके लिए बनी होती है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। इसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं। और पीछे जो सवाल पूछा गया था, उसमें पूछा गया था इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो आंसर लगाया था 12। जैसे मैंने लिखा है कि मैक्सिमम 12 से 15 तक होता है, 12 से 15 तक, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन वहां जो आंसर लगाया 12 लगवाया, तो आप इसको याद रखो, तो आप इसको 12 याद कर लो स्पेशली। कम से कम 7 होने चाहिए, मतलब 12 तक होने चाहिए। तो 5 लोगों का कह रहे हैं कोरम बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है इसके अंदर। एक चेयरपर्सन होता है, खास बात ये चेयरपर्सन जो है वो बाहर से होगा, अगेन की बायस ना हो। अगर आपके इंस्टीट्यूट का है तो आपके इन्फ्लुएंस में होगा। तो बाहर का व्यक्ति होता है जो इंडिपेंडेंटली अपनी बात कह सके कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो चेयरपर्सन बाहर का होता है। 7 से 12 मेंबर होते हैं, ऐसे याद रखोगे। कौन कौन मेंबर है? तो हर फील्ड से व्यक्ति होता है, हर फील्ड से लगभग कोशिश की जाती है। तो एक चेयरपर्सन है, एक मेंबर सेक्रेटरी है, एक बेसिक मेडिकल साइंस का व्यक्ति होगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। एक क्लिनिशियन होगा, डॉक्टर होगा, मतलब एक लीगल एक्सपर्ट भी होगा, कोई कानूनी चीजें आ जाती हैं। एक फिलोसफर भी होगा, जो सबके बारे में सोचते हैं, फिलोसफर तो ऐसे होता है। ठीक है। और एक ले पर्सन भी होगा, गांव का व्यक्ति भी होगा एक, बिल्कुल, कि वो भी अपनी बात कह सके भाई कि हमारे यहाँ पे हित जो है वो नहीं रखे जा रहे हैं। तो हर फील्ड से एक व्यक्ति लगभग रखने की कोशिश होती है इसके अंदर। जैसे ह्यूमंस के लिए है आईईसी, ऐसे ही है एईसी, एनिमल एथिक्स कमेटी। ये भी इतनी जरूरी है, ये जानवरों के लिए होती है मेनली। तो इसमें कौन है? एक वेटरी का डॉक्टर होगा, एक एनिमल रिसर्चर होगा, एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये बाहर से होगा कह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नाम में लिखा हुआ है इसके। तो बस फुल फॉर्म याद रखना एईसी की। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च प्रपोजल। काफी चीजें लिखी हैं, अगेन कुछ ही काम किया है। तो पहले जो टाइटल जो होता है हमारा, कह रहे हैं 50 कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड का होना चाहिए ना, मैक्सिमम की बात चले। तो ये समरी होती है पूरे आपके काम की। रिसर्च रिजल्ट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, ये तो मेन बात है, कि आपके जो भी रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूसिबल हो। ठीक है। जैसे पीछे एक ने एक क्लेम किया था कि मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है कि वहां टच करते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो बताते हैं उसकी कोई फीमेल पेशेंट थी, हो सकता है हिस्टीरिया की पेशेंट हो, जो मुझे लगता है उसकी पढ़ गई चीजें। तो उसने काफी बीच में क्लेम आया था कुछ साल पहले से, कि वहां टच करो बेहोश हो जाता है व्यक्ति। तो बाद में जब उसको बुलाया गया कि हाँ ठीक है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करो, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो पेशेंट जो थी उसकी फीमेल पेशेंट, वो बार बार बेहोश हो जाती थी। ठीक है ना। तो खैर ये चीज जरूरी है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, कि आप उसको बार बार कर सको चीज को। अगर नहीं हो पा रही है तो मतलब गलत है आपकी स्टडीज जो है। नेक्स्ट देखिए, सैंपल क्या होता है। रिसर्च में आप बार बार टर्म सुनोगे, सैंपल, सैंपल साइज, इस तरह की। तो सैंपल क्या होता है? तो बेटा सैंपल कह लो एक एवरेज होता है पॉपुलेशन का। सिंपल सी बात कहूँ, सामने लिख सकते हो, यहाँ लिखा है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन बेटर ये है एवरेज ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हो आप। कि आपके आसपास 1000 आदमी रहते हैं, तो आप 1000 के 1000 आदमियों से तो ये नहीं कि रिसर्च के क्वेश्चन करोगे या जाके रिसर्च करोगे। तो उन 1000 में से आपने एक एवरेज ले लिया, तो कुछ लोग ले लिए जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उनमें जो रिजल्ट आएंगे, हम ये मान लेते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर भी लगभग वैसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं हमें।
क्लियर है? देखोगे, एक रिसर्च का टाइप है EMR, आयुष। तो आयुष डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक तो आप चलो किसी कॉलेज से जुड़े हो या डायरेक्ट आयुष के साथ जुड़े हो, आप स्टडीज कर रहे हो, तो फंडिंग हो जाती है। जैसे हम लोग जामनगर में थे, हमें पूरी फंडिंग हो जाती थी। हमारा पूरा पैसा चाहे कितना भी लगे, जैसे मेरी स्टडी में भी शायद 2-2.5 लाख रुपए लगे थे लगभग, तो पूरी फंडिंग हो जाती है। लेकिन कुछ जगह है जहाँ नहीं होती सीधे फंडिंग, है ना? तो वहां पे या तो स्टूडेंट अपने लेवल पर खर्चा उठाते हैं, या फिर आप आयुष डिपार्टमेंट को कह सकते हो कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं आयुष के फील्ड में, तो हमें थोड़ा फंडिंग मिल जाए। तो अगर आप बाहर के व्यक्ति हो, आयुर्वेद से नहीं जुड़े हुए हो, फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हो आयुर्वेद में, तो आप प्रपोजल भेजते हो, ठीक है? उसको फंडिंग मिलती है CCRS से, तो उसको बोला जाता है EMR, यानी एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च। तो फंडिंग इसकी आयुष डिपार्टमेंट से होती है, ठीक? आप इन डिपार्टमेंट्स में कोई स्टडी करना चाह रहे हो, आयुर्वेद में, योगा में, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इनके लिए फंडिंग होती है। इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? कह रहे हैं एक PI होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, और एक या दो को PI होता है, ठीक है? Proposals are submitted to CCRS New Delhi in months of Feb, May, August, November in first week। तो आप फेब से स्टार्ट कर लो कि फेब से लेके साल में 4 बार जाना है प्रपोजल, ठीक है? 2-2 महीने का गैप है मतलब बीच के अंदर। तो फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इस तरह करके तो 4 बार ही प्रपोजल साल में जाते हैं, और फर्स्ट वीक में जाते हैं इन मंथ्स के। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चार इसके सेक्शन है, ABCD। ए में क्या होता है? एटलीस्ट ये याद रखना कि 4 सेक्शन होते हैं। कोई पूछ लो कितने सेक्शन होते हैं EMR के, तो 4 सेक्शन है जो आप भेजते हो फॉर्मेट अपना। एक में होता है जनरल इन्फॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट की, दूसरे में बायोडेटा होता है PI को PI का, तीसरे में समरी आप क्या करने वाले हो, और फोर्थ में पूरी डिटेल लिखी होती है कि इस तरह पूरा प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा, ठीक है? तो 4 इसके सेक्शन है। ये फील्ड बता दिए कि आप इन इन फील्ड के अंदर रिसर्च कर सकते हो। तो आपको अपना ग्रुप तय करना पड़ेगा, ग्रुप A B C D E। तो ये E तक 5 ग्रुप है। मैं नहीं कह रहा इसको याद करने के लिए, एक बार देख लेना अच्छे से। तो ग्रुप ए में ब्रॉड एरियाज होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रिवेंटिव हेल्थ, R&D। R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं और जितनी ड्रग्स उनकी महंगी होती हैं, उसका कारण ये होता है कि R&D उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो रिसर्च में बहुत पैसा लग जाता है, कई बार अरबों रुपए खर्च हो जाता है छोटी सी मेडिसिन लाने में, ठीक है? तो ग्रुप ए की रिसर्च मतलब क्या है कि आपने कहा कि भाई हम आपके आयुर्वेद के लिए ये स्टडीज जो करते हो, आपके लिए हम ट्रायल्स डिजाइन कर देंगे, मतलब प्रोटोकॉल बता देंगे किस तरह होनी चाहिए स्टडीज। तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि ज्यादा उसको कन्फाइन कर देंगे। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ में हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं या R&D कर रहे हैं आपकी ड्रग्स की। तो ग्रुप बी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा विद नेशनल प्रायोरिटीज। तो लिख दिया सामने जैसे RCH। तो आपने देखा कि अच्छा सरकार का फोकस क्या है आजकल आयुर्वेद के ऊपर, क्यों फोकस है? कि बहुत सारी ऐसी डिजीज हो गई है जो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है? मान लो NCD जैसे होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। तो भाई चलो हम NCD मान लो डायबिटीज के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, तो वो ये स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा विद नेशनल प्रायोरिटीज, ठीक? ये RCH जो लिखा है वो लिखा है रेंडमाइज RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है? ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के लिए लिखा है इन्होंने RCH यहाँ पे, ठीक है ना? कि ये कंसर्न, ये हमारी कंसर्न ही है, ठीक है? चाइल्ड हेल्थ। भारत जो है या जो भी विकासशील देश है या पिछड़े हुए देश है, वहाँ मेनली बच्चों के ऊपर बहुत फोकस होता है, बच्चों पे और बच्चों की माएँ, मतलब क्योंकि वही उनको तैयार करती है आगे के लिए, ठीक है ना? तो हमारा इंडिया जो है आज हम जो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि अब जो हमारे बच्चे थे वो ऐसा नहीं है कि कमजोर हो। ये एक छोटा बच्चा है, मान लो कि वो कितना भी स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला बचपन में प्रॉपर, है ना? वीक रह गया, तो अब क्या सर्व करेगा देश को? तो इसलिए हमारी प्रायोरिटीज में आता है, तो RCH। इसी तरह जो मैंने आपसे कहा कि जैसे NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये भी हमारी नेशनल प्रायोरिटीज है, याद रखना फुल फॉर्म इसकी भी, NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मोटापा हुआ, डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, ठीक है? तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये फैलती नहीं है एक दूसरे के संपर्क में आने पे, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन है इसके ऊपर इनका। ग्रुप C, तो ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, देख लेना, कोई खास नहीं है चीजें। ग्रुप D फंडामेंटल रिसर्च हो गई, त्रिदोष, अग्नि, श्रोतस, ओज। ग्रुप E में लिटरेरी रिसर्च।
मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, मेरी बात को ध्यान रखना। मेरी गंदी आदत है, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना मैं सब बताने लगता हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये चीज जरूरी नहीं है, पूछी नहीं जाती, और आप लोग कई बार अननेसेसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगते हो, है ना। तो इन पे फोकस नहीं करना कि रटने बैठ जाओ, आपको नहीं पूछी जाती। बहुत करना है, वो भी एक्स्ट्रा है। ये 4 सेक्शन है, ये 5 ग्रुप है इसके अंदर, ये भी एक्स्ट्रा ही है। इतना भी नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, कंसोर्ट गाइडलाइंस, जो पीछे मैंने आपको पढ़ाई थी, कंसोर्ट गाइडलाइंस। तो इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसकी फुल फॉर्म है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। तो आप जो ट्रायल अपने यहाँ रिपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, तो ये फॉलो करने हैं। तो ये होता है कंसोर्ट गाइडलाइंस, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। 25 आइटम्स की चेकलिस्ट है। 25 चीजें हैं, वो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, वो सब कुछ है। 25 है कि उनको चेक कर लेना होता है कि भाई सब कुछ ठीक है नहीं है, टिक मार्क करते चले जाओ। जैसे कभी वो बनवाओगे ना, पासपोर्ट, तो उसमें चेकलिस्ट होती है। ये हो गया, टिक 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 करते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि कंफर्म हो जाते हैं हर चीज कंप्लीट है। नेक्स्ट है आईसीएमआर, फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फुल फॉर्म आप याद कर लोगे, जरूरी है। फिर साइटिंग करना होता है कि हम उसको साइट कर रहे हैं, कहीं कोई बात बता रहे हो तो आपने किसी को साइट कर दिया कि भाई इन्होंने ऐसा कहा है ना। तो वही चीज है। तो एक्नोलेजिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन साइटेड। ठीक है। एक होती है चीज रेफरेंसिंग, कि प्रॉपर आपने रेफरेंस दिया। तो लिखते हैं उसमें कि ऐसा कि मेरी कोई बुक है मान लो, कि निरंक, बुक का नाम लिख दिया आगे, फिर जो भी मैंने लिखी होगी, मान लो कि ब्रेकल्स ऑफ आयुर्वेदा, है ना, पेज नंबर इतना, ऐसा करके तो पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो रेफरेंसिंग में आ जाता है। और एक है बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। तो आपके जो भी सोर्सेज, सारी बुक्स के नाम उसमें क्रमशः, की ए वाली जो चीजें हैं, बी वाली, सी वाली, कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज उठाई है। तो उन सारी बुक्स को एक तरीके से आप थैंक्स बोलते हो लास्ट बिब्लियोग्राफी के फॉर्म में, वो चीज है। रेफरेंसिंग के कह रहे हैं 2 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑथर डेट, एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ये बात जरूरी है, इसको याद रखोगे यहाँ पे। या तो फुल फॉर्म जरूरी थी, या फिर अब ये पार्ट जरूरी है, रेफरेंसिंग कितने टाइप की है। तो 2 तरह की है, ऑथर डेट और ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ऐसे नोट से पढ़ा करो ना, तो एक पेन जरूर ऐसे लेके बैठा करो एक्स्ट्रा कलर का कुछ, कि जो मैं कहूँ कि हाँ जरूरी है उसको वैसे मार्क कर लिया, या कोई एक साइन अपना रख लो कि ये साइन कहीं है, तो वो चीज जरूरी है। तो ऑथर डेट और ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ऑथर डेट को हार्वर्ड स्टाइल भी कहते हैं, हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग। तो याद रखना, ऑथर डेट हार्वर्ड। और ब्रिटिश स्टैंडर्ड, उसको न्यूमेरिक स्टाइल भी कहा जाता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड और न्यूमेरिक। ठीक है। तो ऑथर डेट का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, कि जैसे फ्लेमिंग 2001, है ना, ऑथर है वो। फिर आगे डेट लिखी है 2001, इसलिए नाम है इसका ऑथर डेट। पेज नंबर इतना कि 211 219 पे चीज मिलने वाली है, इस तरह करके। तो ये याद रख लेना, हार्वर्ड ऑथर डेट कहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड न्यूमेरिक। नेक्स्ट है राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। तो एक तो आपने कंसोर्ट गाइडलाइन देख ली, वो अपनी जगह। बाकी यहाँ कुछ और छोटे छोटे नियम है, वो देखे जाते हैं, देख लेंगे एक बार। तो इसको हम बोलते हैं इमरेड, इसका नाम ही इमरेड है, IMRAD जो है, इमरेड नाम से बोला जाता है इसको। रिसर्च आर्टिकल लिखने का वे है, किस तरह लिखना है। तो इमरेड में आई का मतलब इंट्रोडक्शन, M से मेथड, R से रिजल्ट, A से एंड और D से डिस्कशन। इमरेड याद रखना, इमरेड पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा रिसर्च आर्टिकल लिखने का टाइप है। तो इमरेड, ऐसा करके बस ये पहले पहले लेटर उठा के रख दिए। पंचअव्यय वाक्य, विमान स्थान में आए थे, कहा था रिसर्च के टाइप पे बताऊंगा इनका मतलब क्या है रिसर्च के अंदर। तो यहाँ लिखे हैं, देख लो क्या होते हैं पंचव्य वाक्य। प्रतिज्ञा, हेतु, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, तो पंचव्य वाक्य की बात कर रहे थे। तो 5 चीजें हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, ये तो जानते ही हो।
और परार्थानुमान के रेफरेंस से देखा था हमने, यूज किया जाता है इनको, है ना। तो प्रतिज्ञा क्या है? हाइपोथेसिस। हेतु क्या है? रीजन। उदाहरण एग्जाम्पल, उपनयन कोरिलेशन और कंपैरिजन। और निगमन है लास्ट में कंक्लूजन करना। नहीं समझते तो हाइपोथेसिस क्या होती है बेटा? जैसे मान लो मेरी ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक उदाहरण पकड़ लिया तो आपको आसान रहेगा समझने में। कि मेरी ड्रग है, तो मैं मानता हूँ मान लो कि अच्छा काम करना चाहिए पेशेंट्स के ऊपर उसको, है ना। तो वो हाइपोथेसिस है कि आप क्या सोचते हो। ठीक है। और ये भी एक जनरल बात है कि जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो ना, तो वो निगेटिव बनाई जाती है। जो प्रायोरिटी की अपनी हाइपोथेसिस होती है निगेटिव, निगेटिव कैसे मतलब? कि मैं भले ही जानता हूँ कि बाकुची काम करेगा सफेद कुष्ठ के ऊपर, विटिलिगो के ऊपर, लेकिन जब मैं अपना हाइपोथेसिस बनाऊंगा ना, तो दो हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। तो हाइपोथेसिस तरह होती है, आपकी जो मेन हाइपोथेसिस होती है जिसपे काम करते हो, वो निगेटिव होती है। जैसे मैंने लिखा कि मान लो मित्र पंचक योग, जो मेरी मेडिसिन थी, मैं बनाऊंगा मित्र पंचक योग इज नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग विटिलिगो। तो निगेटिव बनाते हैं हम। और लास्ट में जाके हमारी निगेटिव हाइपोथेसिस जो है ना, फेल हो जाती है, मतलब अगर हमारे रिजल्ट अच्छे हैं तो ये फेल हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा भाई मेरी हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट की जाती है, गलत है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। ऑल्टरनेटिव दूसरी होती है, वो क्या होती है? कि मित्र पंचक योग इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग विटिलिगो। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप निगेटिव मान के काम करते हो पूरा, और आप चाहते हो लास्ट में कि ये वाली जो निगेटिव वाली है, मतलब ये रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगी तो अच्छी बात है, मतलब ये हो कि हमारी दूसरा वाला जो पार्ट है, यानी कि हमारी ड्रग काम कर रही है, तो वो ठीक हो गई बात। तो हम वही चाहते हैं, मतलब फाइनली मन तो यही करता है कि ऐसा हो जाए। डिसाइड तो नहीं कर सकते। किसी को डाउट ये समझने में जो मैंने कहा, हाइपोथेसिस? नहीं ना, ठीक है। ठीक है, तो हम जब, जैसे आप पढ़ते भी हो, अगर और आसान कर दो, तो आप हमेशा यही सोच के पढ़ते हो ना, कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ज्यादातर यही सोच होती है कि अरे आज मैं पढ़ा नहीं, तो कल टेस्ट कैसे दूंगा, नंबर कैसे अच्छे आएंगे। तो हम निगेटिव में, दुनिया में यही रूल है कि आप हर चीज को निगेटिव लेकर ही चलते हो पहले। ठीक है, उसके बाद आउटकम पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो ये हो गई हाइपोथेसिस, कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है, कि भाई मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी दवा जो है बड़ी अच्छी है। एक हो गया हेतु, आप उसके पीछे रीजन दोगे कि भाई देखो इसमें बाकुची पड़ा है, बाकुची के अंदर ये चीजें होती हैं, ये मेलानोसाइट्स को काम करने पे लगा देगी, तो इसलिए इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो वो आपके हेतु हो गए, रीजन हो गए। फिर कुछ उदाहरण भी दे दिया आपने, कि आपने देखा होगा कि मॉडर्न की ड्रग जो होती है बीथोसोरेलिन काम करती है इसके ऊपर, तो वो भी इसीलिए काम करती है कि वहां भी ये सोरेलिन है, तो इनके अंदर भी होता है। उदाहरण भी दे दिया। फिर उपनयन, तो कोरिलेशन या कंपैरिजन लास्ट में जो करते हैं, कि आपने मॉडर्न की ड्रग पकड़ी है कोई और अपनी ड्रग पकड़ी, दोनों का कंपैरिजन कर दिया। और लास्ट है निगमन, कि फाइनली कंक्लूड कर दिया कि भाई देखो मेरी ड्रग जो है मॉडर्न वाले से भी अच्छी है, उससे भी अच्छी है। ठीक है, और उसने काम किया। तो ये होते हैं पंचशब्द वाक्य। तो आपको मतलब पता होना चाहिए किसका क्या प्रैक्टिकल मतलब है। आगे चलिए, आरसीटी, तो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, फुल फॉर्म ये है इसकी आरसीटी की। सम ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन, पीछे हमने बात की थी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स के आधार पर चीजों को पहचान लेते थे, है ना। संजीवनी बटी की तो वही चीज है कि कुछ चीज ऐसी है उनको शेप से पहचान लेते हो, कुछ चीजों को शब्दों से पहचान लेते हो। देख लेना, पूछा कहीं नहीं जाता। तो जैसे कह रहे हैं कि मून सीड्स होते हैं, मिनिस परमेसी फैमिली जो है, उसके जो पौधे होते हैं उनके सीड कैसे हैं? मून शेप के होते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पार्थिव ड्रग्स जो होती हैं, जब वो भूमि पे गिरती है ना, तो आवाज आती है कट कट। तो जब वो गिरेंगी तो वहीं खड़े होकर सुनोगे तो कट कट की आवाज आएगी उनके जमीन पे गिरने पे, तो वो पार्थिव ड्रग्स है। जो तेजस ड्रग्स हैं, वो जब गिरती हैं जमीन पे तो आवाज आती है टट टट। जो आप्य ड्रग्स होती हैं, जल महाभूत की प्रधानता की, उनकी आवाज आती है खल खल जब वो गिरती है। ठीक है, तो ठीक है, आती होगी। अब कोई इतना, आप उस समय तो पास खड़े नहीं होते हो, कभी खड़े होकर देखोगे तो देखना। अभी तो सिर्फ हमें हंसी आएगी सोच के क्या क्या है, लेकिन किसी ने लिखा है तो शायद होता होगा। तो डलहन ने ऐसा लिखा है, सुश्रुत पे जब कमेंट्री की है, सामने लिखा भी है, इस तरह के शब्द आते हैं जब वो गिरते हैं, वो मेडिसिन या बीज। आगे देखिए, ये जरूरी पार्ट नहीं था, मैंने कहा कि पूछा नहीं जाता। आप आगे देखो, ये जरूरी पार्ट है। ड्रग्स फिंगरप्रिंटिंग, ऑल्सो डन टू कंफर्म आइडेंटिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स की फिंगरप्रिंटिंग करता है। मोनोग्राफ्स ऑफ हर्बल ड्रग्स prepared as per WHO guidelines by Government of India in API। चलो इसको छोड़ो आप, ये पार्ट कल के लिए रखते हैं, ये फिंगरप्रिंटिंग वाला ये वाला पूरा। आज के लिए इतना ही रखो, मतलब कल के लिए, मतलब अगली क्लास के लिए।
तो बेटा आज की क्लास में आपको टाइम ज्यादा लगा क्योंकि मैं चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। कुछ शब्द आए वो पहली बार एक्सप्लेन करने ही पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। आगे ये चीजें मैं चाहूंगा तो बहुत शॉर्ट में हो जाएंगे। मैं ये मान के चलो अगली 2 क्लास में लगभग मैं चाहूंगा तो सब कुछ खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ चीजें जो आगे आएंगी, पहले ही समझ चुके हो आप यहाँ। ठीक है। तो ये जितना आज पढ़ाया, इस लेक्चर को अच्छे से तैयार रखना। इससे अगला लेक्चर और थोड़ा सा ऐसा होगा कि टाइम देंगे और हल्का होगा, नई चीजें होंगी, क्योंकि उसके बाद बस समझो फिर रिवीजन टाइप चीजें आ जाएंगी। मैं आपसे पूछता रहूंगा कि अच्छा क्या है, बताओ क्या पढ़ा था, क्या देखा था। ठीक है। तो वहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और स्टेट वाले पार्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मुझे बिल्कुल जो बेसिक वाला है सिंपल सीरीज, उसके उदाहरण बताने हैं और वही समझाना है। वो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो वो भी एकदम ही हो जाएगा, है ना। वो भी एक लेक्चर का ही है पूरा स्टेट जो है। सिर्फ रिसर्च में टाइम लगता है, स्टेट में टाइम नहीं लगेगा आपके लिए। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। अपने सवाल जवाब का सेशन करोगे आज भी? वो तो आपके ऊपर है। करना चाहोगे ब्रेक के बाद करें? कितने लोग इच्छुक हैं करने के, बस ये बता दो मुझे तो।